Assalamu alaikum friends, you are watching Instrument Expert channel. We are sharing the complete industrial instrumentation knowledge. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसा कि आज हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है। जैसा आप देखते हैं आजकल पावर प्लांट सेक्टर जो है वो बहुत ही छाया हुआ है पाकिस्तान में, तो बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स इसमें लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी एक प्रेजेंटेशन दी जाए जिसमें कंप्रेसर के बारे में काफ़ी डिटेल से आपको इंशाल्लाह समझाया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है डीटी कंप्रेसर डिज़ाइन। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंप्रेसर में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और मैकेनिकल कंपोनेंट जैसे कि आईजीवी है, उसमें डिफ्यूज़र है, कंबस्टन चेंबर है, बेयरिंग्स हैं। तो एंटी सर्ज से कैसे बचाया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में आपके पास एक प्रेजेंटेशन में मुहैया हो रही है। तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। जो टेक्नीशियन आजकल पावर सेक्टर में जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही मुफीद है। टर्बाइंस के बारे में जिस तरह फ्रेम 9E है, 9H है, तो ये सारी जो प्रेजेंटेशन है वो 9HA के ऊपर है। थोड़ी चीज़ें जो है वो फ्रेम 9E जी टर्बाइन के बारे में थोड़ा बताया जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो आइए प्रेजेंटेशन देखते हैं। अब ये है टॉपिक हमारा जीटी कंप्रेसर एंड टरबाइन डिज़ाइन। इसमें कंप्रेसर और टरबाइन का जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स है वो उसके बारे में है। फॉर एग्जांपल जैसे टरबाइन कैसे है, जनरेटर कंप्रेसर कैसे बना है, इनलेट गाइड वेन कैसे हैं, वेरिएबल स्टेटर वेन किस तरह से हैं, और बेरिंग्स वगैरह की क्या सूरत हाल है, और कंप्रेसर में कंप्रेसर के अपने क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो इसमें 9HA गैस टरबाइन इज ए सिंगल शाफ्ट सिंपल साइकिल हैवी ड्यूटी गैस टरबाइन ड्राइविंग ए जनरेटर ऑन द सेम शाफ्ट। सिंगल शाफ्ट है यानी टरबाइन, कंप्रेसर और जनरेटर। इसमें जैसे नीचे पिक्चर दिखाई है, इसमें एक ही शाफ्ट के ऊपर ये तीनों चीज़ें लगी हुई हैं और इनकी स्पीड भी सेम है। हैवी ड्यूटी गैस टरबाइन का मतलब ये है कि ये अगर गैस टरबाइन जब चलाएंगे तो ये कई महीनों तक भी कंटिन्यूसली ऑपरेशन में रह सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये हैवी ड्यूटी गैस टरबाइन है। तो अब जैसे एयर इनटेक सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, तो उसमें एयर इनटेक्स में भी कंटिन्यूसली उसकी क्लीनिंग हो जाती है फिल्टर्स की। अब क्लीनिंग हो जाएगी फिर उसको बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अलबत्ता अगर फिल्टर जो है दूसरी टाइप के रिप्लेसेबल फिल्टर हैं तो फिर गैस टरबाइन को बंद करना पड़ेगा और फिल्टर को चेंज करना पड़ेगा। इस तरह लुब्रिकेशन भी जो है वो लो वाल जाता है बेरिंग की तरफ, ठंडा करने के बाद वापस आ जाता है, उसकी दोबारा से कूलिंग हो जाती है, सफाई भी हो जाती है, फिल्टर भी हो जाती है, और फिर ऑयल वापस बेरिंग में दोबारा से चला जाता है। तो कंटिन्यूसली ये भी सर्कल चला हुआ है। सीसीडब्ल्यू सिस्टम भी है, हाइड्रोजन की कूलिंग भी, जनरेटर की कूलिंग भी हाइड्रोजन से हो रही है और हाइड्रोजन की कूलिंग भी सीसीडब्ल्यू से हो रही है। तो तमाम चीज़ें जो ऑटोमेटिकली वो अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, इसलिए ये कई महीनों तक भी कंटिन्यूसली को चलाए रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये हैवी ड्यूटी गैस टरबाइन है। ड्राइविंग ए जनरेटर ऑन द सेम शाफ्ट, यानी सेम शाफ्ट है, उसका मतलब ये है कि कंप्रेसर, टरबाइन और जनरेटर की जो स्पीड है वो मैक्सिमम 3000 आरपीएम तक होती है पाकिस्तान में। अब बाकी कंट्रीज में जहाँ पे फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है तो वहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो 3600 आरपीएम है। जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरब के अंदर वहाँ पर मैंने काम किया तो वहाँ पे जो स्पीड थी जनरेटर की वो फ्रीक्वेंसी वो 60 हर्ट्ज है, तो स्पीड इसकी 3600 आरपीएम है, कंप्रेसर, टरबाइन और जनरेटर की जो स्पीड है। अच्छा, फ्लू गैस जो प्रोड्यूस होती है बर्निंग से कंबशन चैम्बर में, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैकेनिकल पावर इन द शाफ्ट। टरबाइन में जो मैकेनिकल पावर पैदा होगी वो मैकेनिकल पावर दो चीज़ों को घुमाएगी, एक कंप्रेसर को और एक जनरेटर को, उसी शाफ्ट के ऊपर चूंकि ये दोनों चीज़ें लगी हुई हैं। तो कंप्रेसर जो है ये ऑलमोस्ट इसका 60% लोड ये ले लेता है, इसको चाहिए टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर एयर, हाई कंप्रेस्ड एयर, और बाकी जो 40% लोड बचता है दैट इज यूज्ड इन द जनरेटर टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो मैकेनिकल पावर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमें ये कोशिश करनी होती है कि कंप्रेसर में कम से कम लोड कंज्यूम हो, ये ना हो कि 60 से भी ये बढ़ जाए, 65 हो जाए, 67% हो जाए, तो उतनी ही लोड की जो जनरेटर की आउटपुट है वो उतनी इसी हिसाब से कम हो जाती है।
अच्छा, अब गैस टर्बाइन यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। जो ये कंप्रेसर है इसकी टाइप एक्सियल फ्लो टाइप है। इसकी जरा आप स्टडी कर लें इंटरनेट से जाके कि कम सर्च करें जरा कि कंप्रेसर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी टाइप्स मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, पिस्टन टाइप कंप्रेसर, स्क्रू टाइप कंप्रेसर। तो ये तमाम जो है कंप्रेसर की टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे हमें चूंकि बहुत ज़्यादा एयर की क्वांटिटी भी चाहिए, उसका प्रेशर भी चाहिए, तो उसके लिए एक्सियल फ्लो ये कंप्रेसर जो है ये सूटेबल है, क्योंकि ये हैवी जो फ्लो है मास फ्लो एयर का वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दे सकता है। जो सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर है उससे भी कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा जो है वो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर मास फ्लो देता है। तो लेकिन चूंकि इसका जो प्रेशर है वो डिस्चार्ज प्रेशर अगर सिंगल स्टेज का होगा, फॉर एग्जांपल जैसे ये सीलिंग एयर फैन है हमारा छत पे लगा होता है, तो वो भी एक सिंगल स्टेज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर ही है, लेकिन उसमें आधी स्टेज है, मुकम्मल नहीं है। इसमें मुकम्मल होती है, एक पहले रोटेटिंग ब्लेड होता है, उसके बाद स्टेशनरी ब्लेड भी होता है। तो रोटेटिंग ब्लेड क्या करता है कि एयर की वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, जो ये मूविंग ब्लेड है एयर की वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। उसके बाद जो स्टेशनरी ब्लेड है उसको कन्वर्ट करेगा इनटू द प्रेशर वेलोसिटी, इट कन्वर्ट वेलोसिटी इनटू प्रेशर। अब हमने इस तरह की स्टेजेस, चूंकि एक स्टेज में कम प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है तो नंबर ऑफ स्टेजेस को बढ़ा लें। अगर मिसाल के तौर पर अगर एक स्टेज जो है वो अगर एक बार का प्रेशर बनाती है, तो फिर हम मल्टीपल स्टेज लगा के हमें जो प्रेशर रिक्वायर्ड है 20 बार का, तो वो उतनी स्टेजेस हम 14 स्टेजेस लगा के तो 20 बार का प्रेशर यहाँ पे हम मेंटेन कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। उसके बाद जो कंप्रेस्ड एयर है वो चली जाएगी इनटू द कंबशन सिस्टम। कंबशन सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बर्नर है, उसकी नोजल्स हैं, कंबशन लाइनर है, कंबशन बास्केट है, ये सारे इसके कंबशन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद आ जाती है टरबाइन, 4 स्टेजेस की टरबाइन है। तो टरबाइन में भी हर स्टेज जो है वो 2 चीज़ों पे इंक्लूडेड है। एक पहले उसकी होती है स्टेशनरी नोजल, यानी कंप्रेसर का ये यूनिट है, उसमें पहले मूविंग ब्लेड होता है, लेकिन इसमें पहले स्टेशनरी ब्लेड होगा, उसको हम कहेंगे स्टेशनरी नोजल, क्योंकि इसका ये फंक्शन है नोजल का। तो इसलिए हम उसको ब्लेड नहीं कहेंगे बल्कि स्टेशनरी नोजल का नाम दे देंगे, उससे इसका फंक्शन भी वाजे हो जाएगा। नोजल का मतलब ये है कि ये इसके ऊपर जब प्रेशर से फ्लू गैस आती है हाई प्रेशर से तकरीबन 20 बार के ऊपर, तो उसके प्रेशर को ये डिक्रीज करता है और वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। तो कन्वर्ट फ्लू गैस प्रेशर इनटू वेलोसिटी। तो फ्लू गैस की वेलोसिटी को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो जब हाई वेलोसिटी के साथ जो फ्लू गैस है वो टकराएगी रोटेटिंग बकेट के ऊपर, तो वहां पर ये मैकेनिकल जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी, यानी वेलोसिटी से जो काइनेटिक एनर्जी बनती है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी या टॉर्क, घूमता हुआ टॉर्क। इसमें घूमती हुई जो मैकेनिकल एनर्जी दैट इज कॉल्ड टॉर्क। अच्छा, इस तमाम शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए 2 प्रेशर लुब्रिकेटेड बेरिंग्स हैं और बाकी सपोर्ट सिस्टम है। प्रेशर लुब्रिकेटेड का मतलब ये है कि ऑयल इसके अंदर प्रेशर से लुब्रिकेशन के लिए जाता है। बाकी सपोर्ट सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें, जैसे CCW सिस्टम है, हाइड्रोजन सिस्टम है, और कंट्रोल गैस का सिस्टम है, गैस के स्टॉप वाल है, कंट्रोल वाल्व हैं, इसी तरह से कंट्रोल ऑयल है, DC लूबल पंप है, AC लूबल पंप है, तमाम ये चीज़ें देयर ऑल आर दी सपोर्ट सिस्टम, एयर इनटेक सिस्टम है। अब स्टार्टअप जिस वक्त हम करेंगे, स्टार्ट में चूंकि एयर हमें नहीं मिल रही, तो सबसे पहले हमें एयर बनानी है। तो एयर बनाने के लिए कंप्रेसर को घुमाना ज़रूरी है। तो उसके लिए या तो स्टार्टिंग मोटर अलहदा से लगाई हुई है, जैसे 9E मॉडल के ऊपर लगाई हुई होती है, लेकिन यहाँ पे 9HA मॉडल या बड़ी जो गैस टरबाइन 7FA है या सीमेंस की जो गैस टरबाइन होती है बड़ी, उन तमाम में जो जनरेटर होता है वो स्टार्टअप के दौरान में सिंक्रोनस मोटर के तौर पे चलता है। तो उसको मोटर बनाने के लिए हम स्टेटर कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं थ्रू LCI या SFC, यानी लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर, LCI या स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। इससे हम इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं बाहर से, एक्सटर्नल सप्लाई, जिसको हम रिवर्स पावर भी कहते हैं। तो रिवर्स पावर हम उसको स्टेटर को खुद दे रहे होते हैं।
और चूंकि ये जो जनरेटर है हमारा, ये सिंक्रोनस टाइप जनरेटर है, तो ये जब मोटर बनेगा तो वो भी सिंक्रोनस मोटर ही होगी, वो कोई इंडक्शन मोटर तो नहीं बन सकती ना। तो उसके लिए हमें डी एक्साइटेशन करंट देना पड़ेगा रोटर के कॉइल को भी। तो रोटर का जो कॉइल है उसको भी साथ ही स्टार्टअप के वक्त उसको भी डीसी एक्साइटेशन करंट देंगे। तो उसके मुताबिक डीसी एक्साइटेशन करंट की जो क्वांटिटी उस वक्त वो कम होगी जब हमें उसको मोटर के तौर पे चलाना है। अब आगे नेक्स्ट कंपोनेंट्स इसके आगे जी, इनलेट गाइड वेन्स, आईजीवी। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका यह है कि एयर की जो क्वांटिटी है कंप्रेसर के अंदर जो जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए काम आता है। इसी तरीके से स्टार्टअप के वक्त कंप्रेसर के ऊपर सर्ज हो सकती है। तो ये हमारा एक्सियल फ्लो जो कंप्रेसर है इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें जब ये स्लो स्पीड पे चलता है तो एयर को सही तरीके से कंप्रेस नहीं करता और बगैर कंप्रेस किए हुए एयर आगे चली जाती है। अगला जो ब्लेड है वो उतनी एयर को छोड़ देता है क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है एयर का। कंप्रेस नहीं होगी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, ज्यादा वॉल्यूम की एयर आगे जाएगी। अब उस अगली जो स्टेज है वो एयर वापस आ जाती है। तो एयर की जो रिवर्स फ्लो है, दिस इज कॉल्ड द कंप्रेसर सर्ज। उस कंप्रेसर सर्ज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, दो काम ये करते हैं। एक तो आईजीवी जो है, जो उसके अंदर एयर जा रही है उसको बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, फुल क्लोज कर देते हैं। तो फुल क्लोज एंगल जो है हमारा ये 30 डिग्री के करीब फुल क्लोज एंगल होता है। तो फुल क्लोज कर देते हैं आईजीवी को, ताकि एयर जो है अंदर वो बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी में जाए। जब एयर अंदर कम जाएगी तो सर्ज से काफी हद तक बचत हो जाएगी। और दूसरा काम ये करेंगे, जहां पे भी एयर के जमा होने के चांसेस है वहां से हम एयर को ब्लीड कर देते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए यानी ओपन क्लोज करने के लिए हमारे पास हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स है, वो मैंने आपको पहले बताया। हाइड्रोलिक ऑयल इसको आएगा जो आईजीवी को ओपन क्लोज करेगा। मैन इट फुली ओपन, फुल ओपन करने के लिए जब ये होगा तो तकरीबन जब लोड इसका 25% हो जाएगा सिंक्रोनाइज होने के बाद, तो वहां पे आईजीवी फुल ओपन होगा। ड्यूरिंग नॉर्मल शटडाउन या ट्रिपिंग के दौरान में, जैसे ही नॉर्मल शटडाउन या ट्रिप हो गई जाए तो इसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए? तो आईजीवी मस्ट बी फुल क्लोज, क्योंकि जैसे ही ट्रिपिंग होगी या शटडाउन होगी तो गैस टरबाइन की जो स्पीड है वो कम होगी। तो जैसे ही कम स्पीड होगी तो कंप्रेसर सर्ज आने का चांस है। अब क्योंकि फुल स्पीड पे तो कंप्रेसर डिजाइन किया है ना, तो वहां पे सर्ज नहीं आएगी। लेकिन लो स्पीड के लिए, स्लो स्पीड के लिए तो कंप्रेसर डिजाइन नहीं है ना, लेकिन स्लो स्पीड पे चलना तो मजबूरी है स्टार्टअप की या शटडाउन में। तो उस वक्त फौरन ही आईजीवी फुल क्लोज हो जाएंगे। कंप्रेसर जो है ये हमारा एक गैस टरबाइन में क्या कर रहा है, ये एयर को कंप्रेस कर रहा है। और कंप्रेस्ड एयर जो ये हमें चाहिए कंबशन चैम्बर में, यानी कंबशन के लिए, कंबशन पर्पज के लिए हमें कंप्रेस्ड एयर चाहिए। नंबर ऑफ स्टेजेस इसकी 14 स्टेजेस हैं 9HA मॉडल के ऊपर, और 9E मॉडल में इसकी 16 स्टेजेस होती हैं। इसी तरह और किसी और प्लांट के ऊपर मैंने देखी है, इटालियन यूनिट के ऊपर 20 स्टेजेस का भी कंप्रेसर होता है। तो जितना इसकी नंबर ऑफ स्टेजेस ज्यादा होती जाएंगी उतनी इसकी जो मैकेनिकल इनपुट पावर है वो बढ़ती जाएगी, यानी जो नेट पावर बचेगी जनरेटर के लिए वो कम हो जाएगी। तो जितनी नंबर ऑफ स्टेजेस कम होगी उतनी ये मैकेनिकल पावर कम लेगा, तो बाकी की जो पावर है वो हमें जनरेटर के लिए अवेलेबल ज्यादा होगी। प्रेशर रेशियो क्या है कि आउटपुट प्रेशर डिवाइडेड बाय द इनलेट प्रेशर, दिस इज कॉल्ड द प्रेशर रेशियो। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन जीटी लोड और डिक्रीज इन प्रेशर रेशियो? अगर प्रेशर रेशियो की कॉजेज क्या है डिक्रीज होने की? कॉजेज ये होती है कि कंप्रेसर के जो ब्लेड है उनके ऊपर अगर डस्ट जमा हो जाए या आईजीवी के ऊपर डस्ट जमा हो जाए, आईजी फिल्टर जो है वो हमारे पूरी एयर ना दे रहे हो, वहां पे जो एयर है वो कम आ जाए। तो ये तमाम जो कॉजेज हैं, ये तमाम ये प्रेशर रेशियो कम होने की कॉजेज हैं। इसी तरीके से टिप क्लियरेंसेस जो हैं रोटेटिंग ब्लेड और केसिंग के दरमियान में, वो अगर इंक्रीज हो जाएगी तो ऊपर से टिप से एयर वापस आनी शुरू हो जाएगी। यानी आगे चूंकि हाई प्रेशर होता है, पीछे कम प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से एयर पीछे वापस आ जाएगी। तो डिस्चार्ज के ऊपर उतनी हमें कम एयर मिलेगी। तो इसकी ये डिक्रीज होने से क्या होगा कि गैस टरबाइन का जो लोड है वो डायरेक्टली इससे डिक्रीज होता है। अगर कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर पूरा नहीं होगा तो जीटी का लोड भी फौरन कम हो जाएगा।
तो उसके लिए फिर दो तरह से होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि कंप्रेसर के ऊपर अगर फॉलिंग हो गई है, फॉर एग्जांपल डस्ट जमा हो गई है, तो फिर उसकी वॉशिंग कर लेते हैं। दो तरह की वॉशिंग है, ऑनलाइन वॉशिंग और ऑफलाइन वॉशिंग। तो ऑनलाइन वॉशिंग ऑफलाइन वॉशिंग दोनों जो है ये वाटर से होती है। आमतौर पे डीमिनरलाइज वाटर जो है, बिल्कुल प्योर वाटर विदाउट एनी सॉल्ट, वो इसमें इस्तेमाल होता है। और ऑनलाइन वॉशिंग जो होती है चलती हुई प्लांट के ऊपर, चलती हुई गैस टरबाइन के ऊपर नोजल्स अलहदा हैं, वो स्मॉल क्वांटिटी में पानी इंजेक्ट करती हैं और तकरीबन वो 30-40 मिनट के लिए ये ऑनलाइन वॉशिंग होती है। वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन ऑफलाइन वॉशिंग जब गैस टरबाइन हमारी बंद होती है, अगर 1 महीने के बाद भी बंद हो, तो जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है फ़ौरन इसकी वॉशिंग कर लेते हैं। उस वक्त पानी के अंदर साथ डिटर्जेंट भी शामिल कर लेते हैं। तो उस वक्त क्या करते हैं कि उसको स्लो स्पीड पे, फुल स्पीड की बजाय स्लो स्पीड पे उसको कंप्रेसर को रोटेट करते हैं, तकरीबन 25% स्पीड के ऊपर। तो इतनी स्पीड के ऊपर उसको कंटिन्यूसली चलाए रखते हैं और 2-3 घंटे तक इसकी वॉशिंग होती रहती है। तो अच्छी तरह से वो वॉशिंग इसकी कंप्लीट हो जाती है। तो उससे इसकी डस्ट वगैरह जब उतर जाती है तो फिर इसका जो प्रेशर रेशियो है वो पूरा हो जाता है। कंबशन सिस्टम इसमें क्या है इसका फंक्शन? इसका फंक्शन ये है कंबशन सिस्टम का कि हमें फ्लू गैस प्रोवाइड करे फॉर द टरबाइन। टरबाइन में चूंकि हमें मैकेनिकल पावर जो है वो फ्लू गैस से ही आ रही होती है, ये फ्लू गैस प्रोवाइड करता है। और कंबशन जो है वो कंप्लीट होती है, परफेक्ट होती है उस वक्त कंबशन के जब एयर और फ्यूल की रेशो जो है वो 13:1 हो, यानी प्राइमरी एयर और प्लस फ्यूल की रेशो। बाकी इसके अलावा जो सेकेंडरी एयर और टर्शियरी एयर है वो फ्लेम के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, DLN बर्नर, ये इसमें एक टर्मिनोलॉजी नई आई है आजकल, इतनी भी नई नहीं है, कुछ सालों से ये है। तो व्हाट इज DLN? यानी ड्राई लो नॉक्स बर्नर। ये ड्राई लो नॉक्स टाइप का बर्नर, यानी ऐसा बर्नर अब डिजाइन कर दिया गया है कि जो नॉक्स की क्वांटिटी कम से कम बनाता है। नॉक्स क्या होती है? ये हवा के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीजें पहले से मौजूद हैं, तो दोनों आपस में कंबाइन नहीं होती, लेकिन कंबाइन होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो कमर्शियल चैम्बर के अंदर जब फ्लेम हमारा बर्न हो रहा है तो तकरीबन 3000 RPM के करीब पहुंच जाते हैं, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाते हैं। तो इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर नाइट्रोजन का बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। तो दोनों गैसेस आपस में कंबाइन होके नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस बना देती हैं। तो लेकिन ये बर्नर जो है ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि इसमें फ्लेम का टेम्परेचर इसने कम रखना है और फ्लेम की लेंथ भी कम रखनी है, और उसके बाद फ्लेम खत्म हो जाना, फिर उसको हमने फ्लू गैस को फौरन ही ठंडा कर लेना है। ये है गैस के ऊपर। फ्यूल गैस को ठंडा करेंगे, गैस जो फ्यूल गैस के ऊपर मशीन चल रही होगी तो फ्लू गैस को ठंडा करने के लिए एयर इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर लिक्विड फ्यूल पे गैस टरबाइन चल रही है तो उसके फ्लेम को ठंडा करने के लिए उसके साथ वाटर भी इंजेक्ट करते हैं। तो लिक्विड फ्यूल के साथ ही वाटर भी इंजेक्ट होता है जो फ्लेम के टेम्परेचर को डाउन कर देता है। आगे टरबाइन के फंक्शंस हैं। टरबाइन का फंक्शन बेसिक क्या है कि ये इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है फ्लू गैसेस की, उसको ये कन्वर्ट करता है इनटू मैकेनिकल पावर। नंबर ऑफ स्टेजेस 4 हैं। ब्लेड टाइप्स जो है वो हमारी मिक्स टाइप होती है, रिएक्शन एंड प्लस इम्पल्स टाइप, तो दोनों इसमें मिक्स हैं। तकरीबन 50-50 इसको कहते हैं गैस टरबाइन में। तमाम अगर चारों स्टेजेस की रेशो को मिक्स कंबाइन करके उनकी एवरेज ली जाए तो ऑल 4 स्टेजेस मिक्स टुगेदर composed of 50% impulse and 50% reaction. तो हाउ फ्लू गैस प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम स्टेज टू स्टेज, ये आगे नेक्स्ट आएगा। एग्जॉस्ट डिफ्यूजर, अब टरबाइन के बाद एक एग्जॉस्ट डिफ्यूजर है, बजाय तो इसका कोई फंक्शन नजर नहीं आता, जस्ट एक शीटें हैं लगी हुई और वो टरबाइन को जो फ्लू गैस निकल के जा रही हैं टुवर्ड्स द HRSG उनको आपस में कनेक्ट करती है। लेकिन इसका भी एक स्पेशल फंक्शन है, वो ये है कि जो टरबाइन की जो एग्जॉस्ट है, ये इसमें मेरे पास इस वक्त पिक्चर नहीं आ रही, पिछली पिक्चर में आपने देखा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एग्जॉस्ट डिफ्यूजर, यहाँ पर इसका जो साइज है डायमीटर वो इसका कम है और आगे जाके डायमीटर इसका इंक्रीज हो जाता है। तो इससे क्या होता है फायदा?
एग्जॉस्ट डिफ्यूज़र काफ़ी लंबा बनाया हुआ है जो कनेक्ट करता है, और आगे फिर ये बाईपास टैग भी है। अगर इसमें अगली पिक्चर में जहाँ पे बाईपास टैग जो है वो क्लोज हो गया है और एसएसडी साइड ओपन हो गई है। तो यहाँ देखिए इसमें जब लेस वॉल्यूम है, यहाँ पे एग्जॉस्ट डिफ्यूज़र का आगे जाके वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, तो फ्लू गैस जो निकलेगी टरबाइन से, तो ये इसमें जाके इसकी जो वेलोसिटी है फ्लू गैस की वो कम हो जाएगी। अब हमें एचआरएसजी के अंदर हमें फ्लू गैस की वेलोसिटी तो नहीं चाहिए, हमें वहाँ भी हमें चाहिए सिर्फ फ्लू गैस का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यानी हीट एनर्जी हमें चाहिए वहाँ पे, और फ्लू गैस का मास फ्लो चाहिए। तो यहाँ पे हमें प्रेशर कम कर देना चाहिए, वेलोसिटी को कम कर देना चाहिए, ताकि आराम आराम से जो फ्लू गैस है वो एचआरएसजी के थ्रू पास ऑन हो, और जितनी वो ज़्यादा देर तक उस रुकेगी एचआरएसजी में उतनी ही ट्रांसफ़र अच्छी होगी। अब इसके लिए हमने एग्जॉस्ट डिफ्यूज़र डिज़ाइन किया हुआ है, और वो ये जो एग्जॉस्ट डिफ्यूज़र है, और साथ ही इसका थोड़ा सा जो प्रेशर मामूली सा रह जाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्लाइटली ज़्यादा होता है। बस इतना ही होता है कि एचआरएसजी के थ्रू आसानी से फ्लू गैसेस बाहर निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा डेवलप होगा तो फ्लू गैस वापस टरबाइन की तरफ जाएगी। यानी जहाँ से आ रही है तो वहाँ से फ्लू गैस वापस जाना शुरू हो जाएगी। तो जब वापस जाएगी तो टरबाइन की जो लास्ट स्टेज है, चौथी स्टेज, जिसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है और विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसकी सर्ज हो सकती है। जैसे कंप्रेसर में सर्ज हो रही है, इसी तरह यहाँ भी सर्जिंग हो सकती है, तो ब्लेड टूट सकते हैं टरबाइन के। इसके अलावा एग्जॉस्ट डिफ्यूज़र में थर्मोकपल्स भी लगी हुई हैं जो उसके टेम्परेचर को मॉनिटर कर रही हैं। तो एग्जॉस्ट डिफ्यूज़र में तकरीबन 24 थर्मोकपल लगी हुई है 9E मॉडल के ऊपर, और 9HA मॉडल के ऊपर 39 थर्मोकपल लगी हुई हैं जो इसके डिफरेंट पोजीशन के ऊपर इसके टेम्परेचर को मॉनिटर कर रही हैं, टेम्परेचर को चेक कर रही हैं। और उस टेम्परेचर से हम इसके हर कंबशन चैम्बर का अपना अपना टेम्परेचर भी हम देखते हैं कि तमाम में अगर डिफरेंस टोटल 16 जो कंबस्टर हैं उन तमाम में जो गैस की फ्लो है वो अगर इक्वल होगी तो हर कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर भी बराबर होगा, क्योंकि जो टरबाइन का जो ब्लेड है वो घूमता हुआ तमाम कंबस्टर के आगे से बारी बारी गुजरता है। अब अगर एक कंबस्टर में फ्लू गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और दूसरे में कम है, तो उसी ब्लेड की हर चक्कर में कूलिंग और हीटिंग, कूलिंग हीटिंग, कूलिंग हीटिंग होगी, तो जिससे थर्मल क्रैक्स आ जाएंगे ब्लेड के ऊपर। तो तमाम लेकिन ब्लेड्स का जो तमाम कंबस्टर चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए। तो उसको मॉनिटर करने के लिए एग्जॉस्ट थर्मोकपल लगी हुई हैं। 39 थर्मोकपल है 9EC मॉडल के ऊपर, और 9E में 24 थर्मोकपल हैं, और 7FA में 27 थर्मोकपल हैं। टरबाइन में देखिए यहाँ पे दो तरह की मॉडल हैं इसके 9HA में, 9HA.01 और 9HA.02, और ये 50 साइकिल के लिए भी डिज़ाइन की गई है और 60 के लिए भी ये डिज़ाइन है। तो दोनों कंट्रीज के लिए अलग अलग ये डिज़ाइनिंग है इसकी। 4 स्टेज की सिंगल शाफ्ट डिज़ाइन है फॉर कंबाइंड साइकिल ऑपरेशन। 2 जनरल बेरिंग हैं इसके और 1 थ्रस्ट बेरिंग है, और जनरेटर के 2 जनरल बेरिंग इसके अलावा हैं। 14 स्टेज का एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है। 4 ब्लीड वाल हैं जो कि 11 नंबर स्टेज के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, जो स्टार्टअप से पहले ये क्लोज होने चाहिए, और सिंक्रोनाइजिंग जब हो जाए तो उसके बाद ये ओपन होने चाहिए। ये तकरीबन 25% लोड पे जाके ये ओपन होते हैं। IGV इनलेट गाइड मीन्स की जो पोजीशन है वो 34 डिग्री, 57 डिग्री और 84 डिग्री, इसकी 3 पोजीशंस होती हैं। तो ये भी IGV भी ये क्लोज होता है, और ये भी शटडाउन स्टार्टअप के दौरान में यानी सिंक्रोनाइजिंग से थोड़ा सा पहले ये खुलता है IGV, और उसके बाद लोडिंग के साथ साथ ये इसकी ओपनिंग आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज होती जाती है। टरबाइन की 4 स्टेजेस हैं, इसमें मिक्स इम्पल्स रिएक्शन है, और 16 DLN 2.6 प्लस टाइप का बर्नर है। अब DLN को भी एक नंबर भी दे दिया कि 2.6 प्लस टाइप, इसमें 6 का मतलब है कि इसमें एक कंबस्टर के अंदर
6 इस कंबस्टर के अंदर 6 नोजल्स हैं, यानी एक कंबस्टर में, कंबशन चैम्बर में 6 बर्नर हैं। और 2 का मतलब है कि इसमें ड्यूअल फ्यूल है, यानी गैस पर भी ये ऑपरेट हो सकता है और लिक्विड फ्यूल के ऊपर भी। और प्लस का मतलब है कि प्लस इसमें क्वार्टरनी बर्नर है। तो ये इसके तमाम जो हैं वो फंक्शंस हैं, जिसकी वजह से इसको DLN 2.6 प्लस टाइप का नाम दिया गया है। और तमाम जो बर्नर हैं हमारे, ये प्री मिक्स कंबशन इसमें होती है तमाम बर्नर्स के अंदर। अब ये टोटल मैंने आपको बताया कि 16 कंबस्टर हैं, लेकिन सिर्फ 2 के ऊपर स्पार्क प्लग लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग जो है जिससे इसकी इग्निशन स्टार्ट होगी, वो सिर्फ 2 कंबस्टर चैम्बर के अंदर होगी। तो बाकी में फ्लेम कैसे जाएगा? तो बाकी के जो कंबस्टर हैं वो आपस में फ्लेम ट्यूब के ज़रिए से वो कनेक्टेड होते हैं। तो जिसमें जब 2 में फ्लेम आ जाएगा तो फ्लेम ट्यूब के ज़रिए से बाकी में भी फ्लेम पहुंच जाएगा। और किसी आखिर में जाके अदर जो इसके 2 के अलावा जो बाकी के 4, टोटल तो 16 है ना, लेकिन आखिरी वाले जो 4 कंबस्टर हैं उनके ऊपर फ्लेम डिटेक्टर लगे हुए हैं, जो कि फ्लेम को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो उन चारों के ऊपर वो फ्लेम जब नज़र आ जाता तो गैस टरबाइन में इसका मतलब ये है कि फ्लेम आ चुका है। लेकिन अगर किसी एक पर फ्लेम नहीं आता तो फ्लेम नो फ्लेम का अलार्म आ जाएगा। लेकिन अगर 2 पे फ्लेम नहीं आता तो फिर गैस टरबाइन ट्रिप हो जाएगी, या अगर स्टार्टअप हो रहा है तो स्टार्टअप में वो वहीं पे स्टार्टअप रुक जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको थर्मोकपल्स बताई थी, 39 थर्मोकपल्स हैं, उनमें डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है दैट इज कॉल्ड स्प्रेड। तो अलाइबल स्प्रेड होता है हमारा, कुछ इसकी लिमिट है। तो वो जो लिमिट है वो आगे मैं जब इसकी प्रोटेक्शन करूंगा तो उसमें ये इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अब व्हाट इज अ कंप्रेसर सर्ज? कंप्रेसर सर्ज या पल्सेशन भी कहते हैं, कंप्रेसर सर्ज भी कहते हैं। सर्ज का मतलब ये होता है कि वो कांपना उस चीज़ को, या जो एयर आगे गई हुई है वो एयर का वापस आ जाना। इसमें आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर जो आपको एरो नज़र आ रहे हैं, IGV से जो एयर आ रही है, हालांकि IGV स्टार्टअप के वक्त फुल क्लोज होता है, लेकिन फिर भी वो 34 डिग्री पे उसका एंगल थोड़ा सा, उसमें से एयर थोड़ी थोड़ी आ रही होती है, क्योंकि वो 34 डिग्री पे क्लोज होता है, 0 डिग्री पे क्लोज नहीं होता। तो 34 डिग्री इज द मिनिमम एंगल, या ये मिनिमम पॉसिबल एंगल है, इससे कम एंगल नहीं हो सकता इसका। तो एयर जो अंदर जाएगी, तो एयर, क्योंकि ये कंप्रेसर स्लो स्पीड पे रोटेट हो रहा है, तो एयर की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, एयर अंदर कंप्रेस भी कम होगी। जब कंप्रेस नहीं होगी तो विदाउट कंप्रेशन जो एयर आगे गई हुई है वो वापस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो ब्लेड का डिज़ाइन है, साइज़ है, इसमें आप देख रहे हैं कि इस एक्चुअल रोटर की जो पिक्चर है इसमें भी आपको ये नज़र आ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं एक्चुअल पिक्चर के अंदर जो ब्लेड का साइज़ है, पहला वाला जो ब्लेड है वो काफ़ी बड़ा है। उसके बाद अगले ब्लेड की जो उसकी हाइट है और विड्थ है ये कम है। इसके बाद इसी तरह से चलते चलते आखिरी जो ब्लेड है उसकी हाइट और विड्थ जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। इसी तरह से ये ड्रम का साइज अंदर से ये बढ़ता जाता है, और यानी एरिया इसका कम होता जाता है। तो ये फुल स्पीड के लिए तो ये डिज़ाइन है, इस तरीके से इस तमाम जो स्टेजेस डिज़ाइन की हुई हैं दैट फॉर द फुल स्पीड 3000 RPM, या अगर किसी और कंट्री में 3600 RPM के लिए है तो उसका डिज़ाइन थोड़ा सा इससे अलग होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन ये लो स्पीड के लिए ये काम नहीं करेगा, तो फिर जो एयर है वो वापस आनी शुरू हो जाएगी। तो जो एयर यहाँ से वापस आ रही है वो उसको हमने निकाल देना यहाँ से। एक तो पहले IGV हमने क्लोज कर दिया ताकि एयर अंदर कम आए। जो एयर अंदर चली भी गई है वो जहाँ से वापस आने का चांस है, तो पहले तो 5वीं स्टेज से एयर को निकाल देंगे। दिस इज यूज फॉर द कूलिंग पर्पज, जो टर्बाइन ब्लेड की कूलिंग के लिए ये इस्तेमाल हो गई एयर। उसके अलावा जो एयर की क्वांटिटी आ गई, फिर 11वीं स्टेज पे जाके एयर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो वापस आने वाली जो एयर है। तो यहाँ पे एयर की जो ब्लो है वो इतनी ज़्यादा होगी कि अगर ये ब्लीड वाल यहाँ से नहीं खुलेगा तो पीछे वाला जो ब्लेड है 10वीं स्टेज का वो टूट जाएगा। अब आपको पता है कि एक ब्लेड का अगर एक किनारा भी टूट गया, पूरी रो है उसके अंदर काफ़ी सारे ब्लेड हैं, अगर 100 ब्लेड है उनमें से एक ब्लेड टूटा है, एक रो का एक ब्लेड टूटा है,
वो ब्लेड का किनारा टूट के आगे चला गया तो नेक्स्ट जितने भी स्टेजेस हैं तमाम उनके भी ब्लेड टूट जाएंगे उस एक ब्लेड की वजह से। तो अब हमने इसको एयर को यहाँ से निकाल देना है एट द ब्लीडिंग। तो एयर को सर्च को अवॉइड करने के लिए अब हमारे पास ये नीचे 3 तरीके लिखे हैं इस स्लाइड के अंदर कि आईजीबी को फुल क्लोज कर दें। फुल क्लोज एंगल 34 डिग्री या 30 डिग्री या 28 डिग्री डिजाइन के मुताबिक जो भी है उसको फुल क्लोज एंगल पे ले जाएं। और ब्लीड वाल जो हैं वो चार जो ब्लीड वाल है 11 स्टेज पे लगे वो उनको ओपन करके ताकि जो एयर है फालतू वहां से वो निकल जाए, जो एयर यहाँ पे जमा हो चुकी है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आगे वो एयर कम जाए। ठीक है, इसके अलावा इसमें चूंकि ऑप्शन है हमारे पास 9HA मॉडल के अंदर, तो तीसरी ऑप्शन इसमें ये होती है कि वेरिएबल स्टेटर वेन जो है कंप्रेसर के पहले 3 स्टेजेस के, बिकॉज दे आर मूवेबल, तो उनको यहाँ पर हमने क्लोज कर देना है। एक एडिशनल हमारे पास बेनिफिट है, तो इनको भी वेरिएबल स्टेटर वेन को जो तीनों स्टेजेस की हैं वो एक इकट्ठे क्लोज और इकट्ठी ओपन ये होंगी और एक ही एक्चुएटर से होंगी। दीज 3 कंडीशंस आर मस्ट बी फॉर द स्टार्टअप, बिफोर स्टार्टअप ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए। इसीलिए इसी तरह से जैसे गैस टर्बाइन ट्रिप होती है, यानी जैसे ही ब्रेकर ओपन होता है, जनरेटर ब्रेकर ओपन होगा उसके साथ ही फौरन ही ये तीनों काम हो जाने चाहिए। ये तीनों काम क्या होंगे? आईजीबी फुल क्लोज, वेरिएबल स्टेटर वेन फुल क्लोज और ब्लीड वाल्व फुल ओपन। अगर ये नहीं होंगे तो कंप्रेसर सर्ज आ जाएगी और ब्लेड टूटने का डर है। अब ये PNID है इसकी, मैं डिटेल से भी दिखाता हूँ। PNID ये सिंप्लीफाइड की हुई है मैंने। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तो ये कंप्रेसर, टरबाइंस, पावर प्लांट आइलैंड केस में यूज होते हैं, तो इसकी नॉलेज प्रेजेंटेशन बहुत ही कम होती है लोगों के पास। तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके पास हम मुहैया कर रहे हैं। अगर किसी ने ऑनलाइन कोर्स भी करना हो तो मैं आप नंबर दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। फजल रहमान साहब ये बड़ी अच्छी जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। जिस बंदे को कोई नॉलेज या कोई कमेंट्स इस तरह के चाहिए, सवाल जवाब कोई जहन में हो तो कमेंट्स में भी कर सकता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको उनके जवाब मिल जाए। मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज।